नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज ब्रिक्स समिट शुरू हो रही है और उस शिखर वार्ता के लिए प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग के लिए निकल गए हैं। और जोहानिसबर्ग में सभी लोगों को इस बात की उम्मीद है और लोग आस लगाकर बैठे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात चाइना के जो प्रीमियर हैं जी जिनपिंग, क्या उनके साथ होगी या नहीं होगी। आपको याद होगा कि 2020 में गलवान वैली में जो झड़प हुई थी, उसके बाद पिछले साल मोदी जी बहुत हल्की-फुल्की एक उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन क्या एक द्विपक्षीय वार्ता दोनों लीडर्स के बीच में पॉसिबल है? और ये तब जबकि अभी भी जो एलएसी का इश्यू है, उसका डिस्प्यूट, उसका अग्रेशन अभी भी लगातार जारी है। हालाँकि बातचीत का जो सिलसिला है, वो अ लगातार कायम है, लेकिन मोदी सरकार की आलोचना इसी बात के लिए होती रही है कि दो टूक बात वो शी जिनपिंग के साथ क्यों नहीं कर पाते हैं। आखिर मोदी जी की क्या मजबूरी है कि वो शी जिनपिंग को किसी बात के लिए मना कर सके और कहें कि भाई आखिर आप इस तरीके से हमारी जमीन को क्यों हड़प रहे हो। आज इसी सब पर बातचीत करेंगे और 2024 का चुनाव भी पास है, उसके अलावा भी और कई कई सारे मुद्दे हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं और बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद। और डॉक्टर स्वामी के बारे में सभी जानते हैं कि पॉलिसीज का इशू हो, चाहे फाइनेंस का मैटर हो, चाहे इंडो चाइना बॉर्डर्स के इशू को लेकर काफी मुखर तरीके से उन्होंने बीजेपी की जो नीतियां हैं उनका विरोध किया है, उन पर सवाल खड़े किए हैं। आज डॉक्टर स्वामी हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन अजीत अंजुम्स प्लेटफॉर्म। इट्स अ रियल प्लेजर हैविंग यू। और सर, जो मेरा पहला सवाल है कि आज जो ब्रिक्स शिखर वार्ता शुरू हो रही है, अ, सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी की क्या मुलाकात होगी या नहीं होगी। मुलाकात होगी या नहीं होगी ये तो सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी जी शी जिनपिंग को आंख लाल करके दिखा पाएंगे। आपको याद होगा कि लाल आंख का जिक्र हुआ था, तो क्या लाल आंखें मोदी जी उनको दिखा पाएंगे। जी सर। लाल आंख तो अखबार वालों को दिखाएंगे, तो आप जैसे लोगों को शी जिनपिंग को देने के लिए इनको संभावना नहीं है। anyway, मैं एक छोटी सी ऐतिहासिक बात से शुरू करता हूँ कि 2015 जो साल पर नरेंद्र मोदी ने मुझसे अमित शाह के ज़रिए मैसेज भेजा कि वो मुझे ब्रिक्स का जो बैंक बन रहा है उसका अध्यक्ष बनाने चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनाने चाहते हैं, और सबकी सहमत हो गई। और इसीलिए इसको स्वीकार करना भारत के लिए बहुत बड़ा विषय है। उसी समय मैंने कहा कि ये ब्रिक्स जो है, इसमें जो 5 लोग उस समय थे, अभी भी 5 ही हैं, वो उसमें हमें छोड़कर बाकी सब तो शी जिनपिंग के पक्ष में हैं, चाइना के पक्ष में हैं, और उनकी सारी नीति उस प्रकार से बनी है। और मैं जाकर वहाँ रहूँगा तो फिर मैं चाइना के लिए हमें हाँ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन वहाँ रह नहीं पाऊँगा। मैं तो वैसे भी अमेरिका में बहुत बढ़िया एक प्रोफेसरशिप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर आया हूँ, और मैं अभी हिंदुस्तान से भाग नहीं जाऊँगा। बड़े आग्रह होने के बाद भी मैंने माना नहीं, और मैंने बताया भी कि ये एक दिन खटाई में पड़ेगी, और वो ये धीरे धीरे हुई है। अभी भी शी जिनपिंग इसको विस्तार करने चाहते हैं, उसमें अपने और भी जो हितैषी देश हैं उनको वो जोड़ने वाले हैं। हो सकता है कि इस मीटिंग में होगा, और शी जिनपिंग आएंगे नहीं आएंगे, परंतु वो जहाँ तक मोदी है वहाँ वो कोई ऐसा कोई दोस्ती का कोई आपके लिए तसल्ली के लिए कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे देश उनके साथ चाहें मिलने के लिए, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आखिर में चाइना ने जो हमने एलएसी बनाई थी, ये नरसिम्हा राव के काल में बनी थी, उसमें मेरा बड़ा योगदान था, क्योंकि तंग शाओपिंग के पास के निमंत्रण में मैंने 1981 में 1981 था, उस समय मैं गया था चाइना, और कैलाश मानसरोवर जो 40 साल से वो मना कर रहे थे कि हमने उनको मेरे कहने पर उन्होंने खोला और ऐलान भी किया।
तो मैं चाइना पढ़ाता था हार्वर्ड में, और मैं चाइनीज़ भाषा बोलता हूँ, तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैंने उसी समय उनको कहा था, जब इलाहाबाद में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग थी, तब मैंने उनको अकेला मिलकर कहा कि देखिए, आप चाइना के लिए थोड़ा अभी सावधान रहिए। वो कोई ऐसी बातें आ रही हैं उनकी अंदरूनी अखबारों में, जिससे लगता है कि वो धीरे धीरे एक आक्रामक देश हमारे लिए बनेंगे, और डॉक्टर वो यूं स्वामी, हुआ है। हाँ डॉक्टर स्वामी, आपने अपने सभी वक्तव्य में कहा कि चाइना ऐसे ऐसे कुछ देशों को लेकर आएगा जिससे कि ब्रिक्स में जो ग्रुपिंग है वो बढ़ेगी। मेरा जो आपसे एक बहुत ही पिन पॉइंटेड सवाल है कि अगर ग्रुपिंग बढ़ेगी, यानी कि जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं अगर उनको बढ़ाया जाएगा ब्रिक्स की इस ग्रुपिंग में, तो आपको लगता है कि भारत का दबदबा जी जिनपिंग बिल्कुल एक तरीके से खत्म कर देंगे और मोदी जी केवल खड़े देखते रह जाएंगे? हाँ, बिल्कुल वही। ये कोई ऐसे ही हमने जिसको एक्सट्रीम बात, जिसको लोग अंग्रेजी में कहते हैं, वो ऐसा नहीं है। यही होगा, हमें अकेला कर देंगे। आज की परिस्थिति में बहुत कम देश हिंदुस्तान को साथ दे रहे हैं। ये सबको पता है, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनको नहीं पता है कि चाइना आकर 4,600 स्क्वायर किलोमीटर किसको पार किया है। जो हमने 1996 में जो लाइन बनाई थी LAC, उसको पार करके आकर लद्दाख में से उन्होंने देप्सांग जो है, जो बॉर्डर में है चाइना के साथ, काराकोरम पास का, उसको पूरा ले लिया है। गलवान, जिसको हम लड़कर मरकर लिया, उसको भी उन्होंने दोबारा ले लिया है। कैलाश रेंज, ये नहीं, कैलाश की पर्वत की बात नहीं कर रहा हूँ जो पवित्र पर्वत है, ये मैं कह रहा हूँ ये जो पैनगोंग लेक के पास जो एक कैलाश रेंज है, उसको भी पूरा ले लिया है। चुशुल एयरपोर्ट पास में है, जो सबसे बढ़िया एयरपोर्ट है, उसको मैं समझता हूँ एक महीने 2 महीने में वो पूरा ले लेंगे। तो उनकी जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो हिंदुस्तान कुछ नहीं है, ये सारे हमारे पड़ोसी देशों को कहने चाहते हैं। और आज नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश और एक हद तक श्रीलंका, ये सारे चाइना के पक्ष में हो गए हैं। डॉक्टर स्वामी, जो आपने गिनाया कि इतनी भूमि अधिग्रहण ऑलरेडी कर लिया चाइना ने और हम देखते रह गए, मोदी जी केवल देखते रह गए, लेकिन मोदी जी की लाचारगी का कारण आपको क्या लगता है? वो तो दुनिया को आग दिखाते हैं, अमेरिका को भी जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, 56 इंच सीटों की बात होती है। अमेरिका को क्या जवाब दिया है उन्होंने अभी तक? जब गए थे अभी बाइडेन को मिलने के लिए, तो बताइए, एक बात पर उन्होंने खंडन किया? एक बात पर भी नहीं किया। वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आधा हिंदुस्तानी है, और उसको भी उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। तो ये तो हमारी मीडिया में तो सब मैनेज हो जाती है, आपको तो वहां क्या छपती है आप तो देखने के लिए किसी को मौका नहीं लेकिन मिलता। जो बात मैं आपसे जानना चाह रही हूँ डॉक्टर स्वामी, कि मोदी जी की इतनी हेल्पलेसनेस, इतनी लाचारगी शी जिनपिंग के आगे क्यों है? उसका कारण आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति तब करेंगे जब कुछ छिपाने चाहते हैं। और जब मोदी तो बहुत बार चाइना गए हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो मेरे ख्याल में 12 बार गए थे। और एक चीफ मिनिस्टर इतना चाइना में क्यों जाना है? वो वापस आकर मैंड्रिन पढ़ाने के लिए भी वो किया है। उसकी जो विजिटिंग कार्ड है उसमें भी उसने चाइना में, चाइनीज भाषा में अपना नाम लिखवाया था। तो यानी कि आप कह रहे हैं डॉक्टर स्वामी कि मोदी जी का वेस्टेड इंटरेस्ट है और इस वजह से वो चुप है? नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उनकी विवशता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन क्या मजबूरी है? मजबूरी क्यों है? वो तो अभी समय आया नहीं उसको बताने के लिए, क्योंकि आप फिर पूछोगे कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। मुझे उच्च स्तर के चाइनीज कुछ बताते हैं, फिर मुझे पहले देखना होता है कि भाई वो मुझे ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, मुझे भड़काने के लिए कह रहे हैं क्या। फिर जब वो सिद्ध हो जाती है, फिर
उसको तो उसका नाम तो नहीं ले सकता हूँ। नहीं तो क्या आप इस काम को करने के प्रोसेस में हैं? क्या मोदी जी की विवशता क्यों है चाइना मैं को तो लेकर? मैं तो सदा प्रोसेस में हूँ। मैंने सोनिया गांधी का जब कह रहा था कि इनको मैं जेल भेजूंगा, अब तो बेल में है, जेल में जा सकते थे, परंतु मैंने तो थोड़ा करुणा की और कहा कि नहीं नहीं, जेल में नहीं, उसको बड़ी पैनक्रियाटिक कैंसर ये वो कुछ हो गई है, तो रहने दीजिए। उसको बेल में भेजने के लिए तैयार, तो बेल में भेजा गया। सिर्फ बेल नहीं, उसमें उनको एक व्यक्ति को बताना पड़ा जे कि मैं भाग जाऊंगी तो फिर कौन मेरी जगह लेगा। वो तो एंथनी का नाम लिया उसने, फिर उसने 50,000 रुपया भी जमा किया। तो मैं ये कहता हूँ कि कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि भाई होने वाला है कि ये, या मुझे पता है ये सही है, परंतु पब्लिक में फिर कहेंगे तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। तो प्रूफ थोड़ा कुछ तो होना चाहिए, उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन एक सवाल मैं चाइना से और करूंगी, चाइना से रिलेटेड करूंगी और फिर मैं आगे बढ़ूंगी कि मोदी जी ने, आपको याद होगा कि जब गलवान वैली में जब झड़प हुई थी और सैनिक मारे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि न कोई घुसा था न कोई घुसा है, और आज तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसकी सच्चाई जानने को लेकर। आज भी बातचीत दुनिया भर की चल रही है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है इस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। और इसको पहले की भी कोई सरकारें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई रिजॉल्व किया हो ये इशू। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी तो ये कहते हैं कि उन्होंने वो सब काम किए हैं जो पहले की किसी सरकार ने नहीं किया है, क्या आपको लगता है कि वो चाइना का इशू रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही एक नायाब तरीके के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, पहले तो गलवान में जो हुआ तो हमारे जो शहीद हुए थे उनकी बहादुरी के कारण हम उसको लिया है, परंतु अब तो छोड़ दिया है। अब तो चाइना वहाँ आकर उसकी कब्जा कर ली है, और 4,600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उन्होंने हिंदुस्तान की उस धरती की छीना है जिस पर कोई विवाद नहीं था। आप डिस्प्यूट कह रहे हैं, कौन सा डिस्प्यूट तो नरसिम्हा राव के काल में हमने कह दिया कि भाई डिस्प्यूट है, परंतु इस लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, इधर हम हैं उधर वहाँ है, कौन किसका क्या है ये अभी नहीं जाएंगे, इसमें बातचीत करके हम यानी इसकी समाधान निकालेंगे, ये तय हुआ था। अब इस लाइन को ही, और उनके जो ये विदेश मंत्री हैं वो क्या 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 बोलते हैं कि हम यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में जो डिस्प्यूट है उसमें कह रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल तो 6 इंच का जो चौड़ाई है उसमें क्या डिस्प्यूट हो सकता है। तो ऐसे पागलपन कैसे कैसे बातें कहती है, हमारे मीडिया में भी ये छपती रहती है। कोई पूछने की स्थिति में नहीं है आपके मीडिया में, जाकर मोदी के सामने कहें कि आप बताइए कि चाइना हमारे देश में घुसा है कि नहीं, या अभी भी आप कहते हो कि कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। ये कोई, आज हमारी मीडिया को हिम्मत नहीं है तो पब्लिक को क्या कहेंगे हम? अरे पब्लिक को क्या बताएंगे? मीडिया की हिम्मत पे हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी में हिम्मत है कि वो शी जिनपिंग से ये सवाल कर सके कि भाई मेरी धरती पे क्यों घुसे, हमारी जमीन क्यों भारत की ले ली? कतई नहीं, कभी नहीं। ओके, ठीक है। अब डॉक्टर स्वामी, अब कुछ और सवालों पर चलते हैं। आपके बारे में ये कहा जाता है कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की बात चल रही थी, लेकिन आपको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया, और वही खुंदक आप अपने मन में लेकर चल रहे हैं, और इसीलिए आप मोदी सरकार की आलोचना करते हैं और मोदी जी की आलोचना करते हैं। सर, क्या ये सही बात है? जी। मैंने तो कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगा भी नहीं मोदी से। मेरी एक ही इसकी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही मीटिंग हुआ, उसमें मैंने यही कहा कि आप कोई काम देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना काम बना लूंगा। नहीं, लेकिन उस समय अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया गया था, तो उस समय नहीं, बहुत उस समय नहीं, मैंने तो कुछ मांगा तो नहीं था। मैंने कभी नहीं मोदी से मांगा, उल्टा मोदी ने मुझसे बहुत मांगा था, क्योंकि उसको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। जब वो विद्यार्थी परिषद में थे 1972 में, उस समय से जानता हूँ। उसने हमारी मीटिंग्स अरेंज की थी, इमरजेंसी में मेरा लगेज को उठा के ले जाते थे छिपाने के लिए मुझे गुजरात में। तो ये उनकी तो पूरी बहुत पुरानी रिश्ता है, और
इस ये प्रधानमंत्री बनने के पहले कई बार वो फोन करके मुझे बुलाते थे, कई बार वो कहते थे कि आरएसएस से मेरा अच्छा कराइए, और मैंने वो जाकर मोहन भागवत से बात करके इन दोनों की मीटिंग की थी, जो कम से कम 6-7 साल से कभी मीटिंग नहीं हुई, ना इनसे या इनके पहले जो सरसंघ चालक थे उनसे मीटिंग हुई थी, उनकी जो सारी रिश्ता हमने की थी। और कई ऐसी बातें थी जिसको हम आज तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, परंतु जब बोलूंगा तो विस्फोट होगा, परंतु नहीं लेकिन उसको हमने नजरअंदाज की थी। नहीं, तो आपने कहा कि मोदी जी आपका लगेज उठाकर चलते थे पहले, और उन्होंने इमरजेंसी के नहीं, वो दौरान ऐसी ऐसी स्थिति भी थी जब वो प्रचारक थे, वो उनको मैं भूमिगत था और एक हीरो था, क्योंकि पार्लियामेंट में आकर फिर गायब हो गया। तो आरएसएस बड़ा यानी मैं पकड़ा ना जाऊं इसके लिए बहुत मेहनत की थी। उसमें लेकिन जब मैं गुजरात आता था तो ये आता था, ये क्योंकि प्रचारक था। ये नहीं, लेकिन दस साल से डॉक्टर हमारे से स्वामी, कम उम्र के हैं, तो वो आया था मेरे लगेज लेने के लिए। डॉक्टर स्वामी, आप हीरो थे, और आप जैसे हीरो को मोदी जी ने जीरो कर दिया है। आपके मन में कोई गिला शिकवा है मोदी जी के खिलाफ? आपका गिनती में समस्या है। दुनिया में, देश में कोई मुझे जीरो नहीं मानते हैं। जहां भी मैं जा रहा हूँ वहां भीड़ इकट्ठा होती है। अभी पंढरपुर गया था, माय गॉड, ऐसा भीड़ कभी हुआ इकट्ठा भी नहीं हुआ। जो मैं कर रहा हूँ देश में, मैंने राम मंदिर को बनाने के लिए जो कोर्ट में बहस की थी, जिससे सफल हुए, राम सेतु को बचाया, मैं कितने मंदिरों को बचा रहा हूँ, ये सारी चीजें उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मोदी लेकिन का मोदी जी वित्त मंत्री आपकी बने, बट मोदी का आपकी वित्त मंत्री बने और वो मुझे काम करने नहीं दें, तो मुझे इस्तीफा देकर आना पड़ेगा बाहर। नहीं, डॉक्टर स्वामी, मोदी जी आपकी इन उपलब्धियों को लोगों के बीच में क्यों नहीं गाते हैं? आपके बारे में बात क्यों नहीं करते? आपको कुछ उसके बदले में क्यों नहीं देते? कोई मंत्रालय दे देते, कोई आपके अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लेते, वो वो तो चीज मोदी क्यों को नहीं देखते? पूछना चाहिए, वो तो मोदी को पूछिए, मुझसे क्या पूछे, मैंने तो मांगा कुछ नहीं। हम्म। मैं तो उससे मिलना भी छोड़ दिया। पहले तो चिट्ठी लिखता था, वो भी मैंने बंद कर दिया। तो इसीलिए मैं से कहना कि इसीलिए नहीं गए, वो उसके जी। चमचे कहते हैं, तो हम सब हंसते हैं, और क्या करेंगे। हमारी सारे लोग जो है हंसते हैं। सबको पता है कि मैं 2 बार मिनिस्टर रह चुका हूँ और सीनियर मोस्ट मिनिस्टर रहा हूँ। नहीं, लेकिन और जो आपका रिश्ता, डॉक्टर स्वामी, आपका रिश्ता मोदी जी से क्यों खराब हुआ, ये भी तो बताइए। क्यों क्यों इस हद तक चीजें आई आपके और मोदी जी के बीच में, जब आपका एक रिश्ता बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में? वो मोदी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसके अनेक लोगों के साथ ऐसे ही रिश्ते अच्छे बने, और फिर एक दिन उसने नहीं, उनको लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ होगा जो आप शेयर करना चाहेंगे। नहीं, क्या शेयर करना चाहेंगे। फिर आप मोदी से पूछेंगे, वो नहीं, ऐसा सर नहीं है। मोदी से तो सर मोदी जी से हम पूछेंगे, पूछना भी चाहेंगे तो उसका जवाब तो मिलेगा नहीं। देखिए, एक हम व्हेन सवाल दो पूछेंगे। दो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, और एक दूसरे को वचन देता है और उस वचन भंग करता है, तो कौन विश्वास करेगा यदि मैं कहूंगा कि मुझे ये बताया पर उसने नहीं किया। लोग कहीं पे जाकर उनसे पूछेंगे, वो कहते हैं नहीं, झूठ बोल रहा है, मैंने कभी नहीं, ऐसा तो नहीं तो किया। क्या मोदी जी नहीं, ने इसमें आपके साथ काय को पड़े। हम तो सिद्धांत के आधार पर आज आपके सामने बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन मोदी ने ये चाइना के सामने झुक गया, इसको इकोनॉमिक्स कुछ नहीं आता है, हास्यास्पद बातें बोलता है इकोनॉमिक्स में कि हम $5 ट्रिलियन डबल कर देंगे, जो आज है उसको हम 5 साल में डबल कर देंगे। इसके माने 15% वोट ग्रोथ रेट होगी। इसको ये समझ में ही नहीं आती। फिर कभी 2ab, a+b होल स्क्वायर, उसमें 2ab कहाँ से आ गया। नहीं, ये लेकिन डॉक्टर स्वामी, बच्चे लोग हंसते हैं। तो डॉक्टर ये स्वामी, सारी चीजों में मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर स्वामी, लेकिन आप ये देखिए कि ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो अरिथमेटिकली आप जैसे इकोनॉमी को और इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स को आप जैसे देखते हैं, आप वो हकीकत बता रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच में तो यही लगता है कि देखिए मोदी जी तो भारत को अभी जो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने 1000 साल के अब आने वाला जो 1000 साल भारत के लिए कैसा होगा उसका सपना दिखा दिया। फिर उन्होंने कहा कि भारत को हम 3 टॉप इकोनॉमीज में लेकर आएंगे। तो अगर आप इस बात को कहेंगे तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? मोदी जी सब, क्योंकि मोदी जी की बात ही मानी जाती है। मैं आपके और आप जैसे लोगों का विश्वास पाने के लिए नहीं ट्राई कर रहा हूँ।
मैं वही बोलता हूँ जो मुझे सच लगता है, हम्म, और जो गलत बताए गए उसको गलत को गलत कहना। अब हम्म, मोदी जी का जो उसने भाषण दिया उसमें पब्लिक का रिएक्शन क्या है? मैं पब्लिक में रोज घूमता हूँ हम्म। और पब्लिक में जाता हूँ, पब्लिक प्रोग्राम्स करता हूँ, और मैं जानता हूँ पब्लिक क्या कहती थी 2014 में और आज क्या कह रही है, ये भी जानता हूँ। मुझे नहीं लेकिन इंदिरा गांधी के बारे भी इमरजेंसी में लोग कहते थे काहे को तुम लड़ रहे हो, बहुत पॉपुलर है, उसको माता मानते हैं, ये है, उसको उसको तो हरा दिया, उसके खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरा दिया। नहीं तो नहीं बट हमारी पब्लिक ज्यादा बोलती नहीं है, जब गुस्सा हो जाती है तो और भी कम बोलती है, और जब मौका मिलती है तब पिटाई करती है। नहीं नहीं लेकिन जब आप पब्लिक के बीच में जब जाते हैं तो पब्लिक आपसे क्या कहती है मोदी जी के बारे में? वो मोदी जी के बारे में कभी नहीं पूछते, वो तो पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो मुझे मंदिर के बारे पूछेंगे या चाइना के बारे नहीं, पूछेंगे आपने अभी कि कहा ना कि पब्लिक वो कुछ भी बोले लेकिन पब्लिक का अपना रिएक्शन है, पब्लिक अपने हिसाब से सोचती है। पब्लिक पब्लिक तो बहुत दुखी है, मध्यम वर्ग बहुत बहुत दुखी है, हम्म, मजदूर घृणा है मजदूरों में, किसानों में गाली देते हैं, हम्म। ये मैंने अनुभव किया है। आप लोग नहीं उनके बीच में घूमते हैं तो नहीं, इसीलिए आपको नहीं पता है। जाके पूछ लीजिए किसी किसान से कि आप संतुष्ट हैं, मजदूर से पूछ लीजिए आप संतुष्ट हैं, हमारी जो मध्यम वर्ग है उनसे पूछ लीजिए, आप सेठ जी जो खूब कमा रहे हैं उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी कहते हैं पता नहीं कल क्या होगा, कोई रेड डॉक्टर रेड हो स्वामी, जाए। अगर समाज का कोई भी तबका खुश नहीं है मोदी जी से, जैसा आपने गिनाया कि चाहे वो हाँ, मजदूर हो चाहे मिडिल क्लास हो, लेकिन हाँ, मोदी जी ने ये सपना दिखाया अभी इंडिपेंडेंस डे के दिन कि वो तो अगले साल लाल किले से झंडा फहराएंगे, वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, ऐसा क्यों? आप बह गए, इसका मानिए कि पब्लिक बह गई, ये तो मैं मान नहीं से नहीं नहीं सकता। हम बहे नहीं, चुनाव हम चुनाव बहे नहीं। चुनाव के चुनाव हमने तो बहुत चुनाव सारे होने सवाल दीजिए, खड़े किए। 2024 में होने दीजिए। यदि इस दुर्भाग्य से वो ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर का हमारी कैंडिडेट बनेगा तो हमारी पार्टी की हाल बुरा होगी। आप कह रहे हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए 2024 में तो बीजेपी का नहीं हाल बुरा बन हो? गए, नहीं वादे, यदि वो उम्मीदवार बने प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपको क्यों संशय है कि वो उम्मीदवार हो सकता है ना बने 2024 के लिए ना, प्रधानमंत्री की दौड़ में जाए? आखिर में एक ही शक्ति है हमारी पार्टी के संबंध में जो उनको बैठा सकती है, वो है आरएसएस। अब आरएसएस तो खुलेआम तो बातचीत नहीं करते, हम्म। तो आप जाकर उनसे पूछिए वो नहीं क्या तो कहते हैं। आपको क्या लगता है कि आरएसएस में क्या इस चीज को लेकर बातचीत शुरू हो गई है कि मोदी मैं जी को अब आरएसएस साइलेंट के करने का बारे में समय कुछ आ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं आरएसएस में था नहीं। गया? मैं आरएसएस से प्रेम करता हूँ, आरएसएस मुझे मेरी साथ दी इमरजेंसी में, उनके लोग त्यागी लोग, बहुत बहुत त्यागी लोग हैं उसमें, तो हम्म, उनको बहुत मानता हूँ। हम्म, और वो भी मेरा मानते हैं कि मैंने मंदिर को बचा दिया, राम सेतु को बचा दिया, मैं हिंदुत्व पर सब जगह बोल रहा हूँ, उस भाषा में बोल रहा हूँ जो लोग पसंद करते हैं, घृणा नहीं आती है मेरी बात सुनकर। ये सारी चीजें हैं, तो एक म्यूचुअल म्यूचुअल रिलेशनशिप है। परंतु मैं कभी ये अपेक्षा नहीं करता हूँ कि आरएसएस मुझे सुनकर या मेरी बात सुनकर कुछ करें, और ना मैं भारत आरएसएस की कोई ऐसी बात है कि इसको करना ही है और मुझे नहीं लगता कि मुझे करना है तो मैं करूंगा, ऐसे भी नहीं है। नहीं लेकिन डॉक्टर स्वामी, जब जिस कॉन्फिडेंस से मोदी जी ने लाल किले से अपने तीसरे टर्म के लिए आशीर्वाद मांगा है लोगों से, आ, कई लोग ये बात कहते हैं कि देखिए ये तो कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही कह सकता है, और मैं यहाँ पर उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उस दिन और पूरी बहस पैनल डिस्कशंस हुए। आप प्रभावित हुए कि नहीं ये पहले बता दीजिए ताकि नहीं, नहीं, मुझे मैं तो पता बिल्कुल लगे। प्रभावित नहीं हुई, मुझे तो बहुत ही सड़ा हुआ भाषण लगा था, इसलिए मैं आपसे बहुत ही दो टूक सवाल कर रही हूँ कि मोदी जी अगर वो तीसरे टर्म का आशीर्वाद लोगों से मांग रहे हैं, तो इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है, मुझे आपसे ये जानना है। तो वो मैं तो समझता हूँ दुनिया में जो जो लोगों को बुद्धू बनाने चाहते हैं वो तो ऐसे कॉन्फिडेंट ही लगेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, मैं तो इतिहास में बहुत बहुत आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। हिटलर हारने की स्थिति में आ गया था, तब भी उसकी भाषण सुनिए, कितना उसने कहा कि ये ग्लोरी होगी, वो ग्लोरी होगी। वो तो लोगों को बुद्धू बनाकर नशा में क्या डालने की कॉन्फिडेंस तो का, सब करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस का क्या चोला पहन रखा है मोदी जी ने, और जबकि अंदर अंदर वो बहुत नर्वस है 2024 को लेकर? अब अंदर क्या है मैं क्या आपको बता सकता हूँ।
ये ठीक भी नहीं होगा। लोग आप पूछेंगे आपको कैसा पता, फिर मैं नाम किसी का लूंगा तो फिर उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो लेकिन इसीलिए मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुझे आज की परिस्थिति से घबराया हुआ है। लेकिन डॉक्टर स्वामी की क्या राय है 2024 के चुनाव के लिए? क्या मोदी जी सत्ता से बेदखल हो पाएंगे? मैं मोदी जी का मोदी क्या करेंगे नहीं करेंगे उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी को जीतना चाहिए, क्योंकि आप एक मोदी बीजेपी से अलग क्यों मानते हैं डॉक्टर स्वामी? बीजेपी एक तरफ, हाँ, मोदी एक तरफ। बीजेपी उतार सकती है उनको। और अडवाणी को नहीं छुट्टी किया आरएसएस ने। यानी सबसे पॉपुलर लीडर जैसे राम मंदिर की यानी आंदोलन को नेतृत्व किया, बड़े सूझबूझ के व्यक्ति, पढ़े लिखे, यानी मोदी से 10 गुना ज्यादा पढ़े हुए थे, और विदेशों में बड़ी सुंदर तरीके से अंग्रेजी में भी बोल सकते थे, अनेक भाषा उनको पता था, संस्कृत पता था। तो परंतु एक दिन आरएसएस ने तय किया कि नहीं, अब आपको नहीं, अब लेकिन जाना चाहिए। तो आरएसएस कल मोदी को कहेंगे तुम चले जाओ, उसको कोई और विकल्प नहीं है। नहीं, लेकिन आरएसएस क्या ये हिम्मत जुटा पाएगा जिस तरीके की ब्रूट मेजॉरिटी इस समय मोदी के पास है? मैं एक मिनट सुन लीजिएगा डॉक्टर स्वामी, हाँ, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए आप। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके की ब्रूट मेजॉरिटी मोदी सरकार के पास है, आपको लगता है कि बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा बीजेपी के अंदर बैठा हुआ या फिर आरएसएस के अंदर बैठा हुआ इंसान मोदी जी से ये कहेगा कि भाई अब तुम अलग हो जाओ, हमें पार्टी को आगे करना है किसी और नाम पर? संसदीय दल में यदि आरएसएस आदेश भेजेगी कि मोदी को हराओ, उसको 10 वोट नहीं मिलेंगे। सिर्फ दो जो चमचे को लाकर उन्होंने राज्यसभा मेंबर बनाई, उनका वोट है, लोकसभा में कुछ नहीं मिलेगी। नहीं, लेकिन तो ये आप लोग अंदर की बात जानते नहीं है, इसीलिए मैं भी उसके आधार पर कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो आरएसएस का जो उद्देश्य है वो तो अपने संगठन को फैला करके एक हिंदू राष्ट्र बनानी है, उसमें ही है। वो ये जनसंघ को इसीलिए बनाया था क्योंकि कोई पार्लियामेंट में नहीं था जो इनके लिए बोल सकता था। और इनकी बड़ी जैसे गांधी की हत्या, और ऐसा बकवास मैंने कभी देखा नहीं। कहीं किसी चार्जशीट में नाम नहीं है, कहीं एफआईआर में नाम नहीं है, कहीं ट्रायल में किसी ने आरएसएस का नाम नहीं लिया, कोई पढ़ता नहीं है ना। आरएसएस ने मार दिया। डॉक्टर स्वामी, आपकी बात कई बार सुन के ये भी लगता है कि आपको मोदी से कोई पर्सनल खुंदक है क्या? क्योंकि जनता में तो जिस तरीके की उनकी वाहवाही होती है। क्या खुंदक? तो क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर। मैं जानता हूँ प्राइम मिनिस्टर तो प्रारब्धा होती है, मैं तो संस्कार का आदमी हूँ ना। मैं तो अपने हिंदू धर्म को पूरा अध्ययन करके मैं जगह जगह में बात करता हूँ, बोलता हूँ। मैं भगवान कृष्ण की बात जो मानता हूँ कि तुम्हें सिर्फ अधिकार है अपने काम करने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करने के लिए, परंतु फैसला तो मैं करूंगा कि तुम्हें क्या परिणाम मिलेगी। डॉक्टर स्वामी, किसी भी चुनाव में जनता ही भगवान होती है, लेकिन अगर 37% जनता अगर मोदी जी के नाम पर वोट कर रही है तो फिर आप दोबारा वही रोक देता हूँ। तो 3 बार कह दिया आपने, मोदी के नाम पर नहीं वोट दिया, हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया। आपने कहा कि मोदी के नाम पर वोट नहीं दिया, लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया है। That's right. तो 2024 में क्या होगा? हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ेगा या मोदी के नाम पर? मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो चाहता हूँ मोदी चुनाव ना लड़े, क्योंकि फिर हमारी जीतने की संभावना अधिक हो जाएगी। वो नहीं खड़े होंगे तो नहीं। आप मैं आपकी बात समझी नहीं, इसलिए मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ। आपने कहा कि आप नहीं चाहते कि मोदी 2024 का चुनाव लड़े, इज दैट राइट? हाँ, करेक्ट। क्यों? उसकी वजह क्या? क्योंकि उसके नाम पर लोगों में घृणा है। आज बोलते नहीं है, डर के मारे वो चुप रहते हैं। मुझसे अकेला मिलते समय बोलते हैं, और मैं कहता हूं कि उस घृणा को वो वोट में बदलेंगे और हम हारेंगे। जैसे इंदिरा गांधी इमरजेंसी में सोचती थी कि वो जीतेगी, और उत्तर प्रदेश में तो एक सीट भी नहीं मिली। नहीं, डॉक्टर स्वामी, लेकिन जमीन पर तो यही है कि मोदी है तो मुमकिन है। राशन बांट दिया, घर बनवा दिए, आप पत्रकार हवा में उड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं रोज जमीन में घूमता हूं
और रोज मुझसे लोग रोते हैं कि कब छुटकारा मिलेगी, ऐसा पूछते हैं मुझसे। नहीं नहीं, लेकिन जो हिंदुत्व के नाम पर आप वोट की बात कर रहे थे, तो वाजपेयी और अडवाणी के नाम पर भी जब उनका दौर था तो उस समय भी लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर ही वोट किया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अडवाणी ने तो सारा खराब कर दिया, जाकर कह दिया कि जिन्ना सेक्युलर थे। उस बात पर अडवाणी खत्म हो गया था। और वाजपेयी वाजपेयी के बारे सबको पता था कि उसका निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में कितना फर्क है। उसमें लोगों ने दूसरा, उसने तो कहा इंडिया शाइनिंग, 6 महीने पहले उसने ये चुनाव कराई। ये सोचकर जो जो मोदी जी का कद अभी है, सब कह रहे हैं कि उनका पट जो कद है सब वो कह रहे पति हैं, से बड़ा हो गया है। दोबारा आप बोलने लगे। आपके जो छोटे मोटे लोग हैं, वो जो कॉफी हाउस में बैठ के बात करते हैं और समाचार के एक्सचेंज करते हैं, वो कहते होंगे। छोटे मोटे लोग कोई नहीं ऐसा कहते हैं। सब नहीं नहीं, लोग मैं कह रही हूँ, मेरा जो वो सवाल बोलने था, नहीं चाहते। जैसे मुझे इमरजेंसी में लोग बताते थे, अरे वो तो इंदिरा गांधी को इतना मानते हैं, ट्रेन टाइम पर जा रही है, बसेस ठीक पर जा रही डॉक्टर है, स्वामी, बाबू लोग ऑफिस में ठीक से आ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, मेरा जो आपसे सवाल था कि मोदी जी का कद पार्टी से ज्यादा बड़ा हो गया है, यानी कि वो बीजेपी से ज्यादा बड़े हो गए और इसी वजह से आरएसएस और बीजेपी आप मत ये नहीं। मुझे बता रहे हैं और मैं कहता हूँ ये बकवास है। ओके, आप कह रहे हैं ये बकवास है। ओके, सो माय फाइनल क्वेश्चन टू डॉक्टर स्वामी इज कि 2024 के चुनाव में योगी क्या बनेंगे या मोदी बनेंगे, क्योंकि योगी के नाम अभी को भी अभी कोई तय नहीं हुआ कि कौन बनेगा, और मैं कहता हूं कि जो आरएसएस तय करेगी उसका वजन सबसे अधिक होगा, और वो तब करेंगे जब वो सबसे बात करेंगे, सबसे बहस करेंगे और परिस्थिति के विश्लेषण करेंगे और फिर सोचेंगे कि भाई यही अच्छा होगा। इसीलिए उसके लिए मैं कहता हूं कि इसमें हम लोग, हमारी पार्टी में विशेषता कोई अपना प्रधानमंत्री के पद के लिए बोलता नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि आरएसएस बोलते हैं कि ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, ये कोई कह नहीं सकता। और कांग्रेस में भी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे कोई नहीं सोचता था, नरसिम्हा राव बनेंगे कोई नहीं सोच सकता था, मनमोहन सिंह बनेंगे ये तो बिल्कुल कोई नहीं सोच सकता था। आपका सपना है बनने का प्रधानमंत्री, अगर मान लीजिए बीजेपी आपको बनाती? नहीं, सपना का सवाल नहीं है। सवाल है कि बनने की तरीका सपना से होती है या जब घटनाएं होती है उसमें आपके मुख्यतः लोगों अनुभव करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बन लेंगे। मैं 6 बार पार्लियामेंट में गया हूँ। हाँ, उसमें 3 बार तो लोकसभा, 3 बार राज्यसभा, और फिर मैं देश भर में घूमता हूँ। मेरे मीटिंग सब बड़े होते हैं, मैं पैसा खर्च ही नहीं करता हूँ, मीटिंग में लोग आ जाते हैं और जगह जगह में लोग मुझे मानते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम देश के लिए हमारी जो विचार हैं वो अच्छे के लिए है। इस प्रकार के यानी अखबार वाले कितने भी मेरी आलोचना करें, कितने भी सेठ पैसा डाल करके मुझे बुरा दिखाएं, परंतु मैं जानता हूं कि हमारे देश में लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और चुपचाप रहते हैं। जब बीजेपी के लोगों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि आप अपनी भड़ास निकालते हैं, यू आर वन ऑफ द डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स ऑफ बीजेपी। और अब मुझे समझ आ गई कि किसके बीच में आप घूमते हो, और इसीलिए ऐसे लोगों के बीच में घूमोगे तो यही आपको सिखाएंगे वो। नहीं नहीं, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जब ये पॉलिटिकल कॉरिडोर बताइए, मेरे सामने बोलने बोलिए उनको, और मेरे सामने मुझे मेरे सामने खड़ा करके क्या बोलने दीजिए। जो चमचे नहीं हैं, जो हिरेन जोशी पैसा देकर उनको बोलने के लिए नहीं कहते हैं, उनको छोड़कर कोई नहीं करता है। नहीं तो मैं आज पार्टी में क्यों हूँ? ये तो राजू शौरी और इन सबको निकाल दिया, मुझे पार्टी से अगर इतनी खुंदक है, आदत होती है। अगर आपको मोदी सरकार की कोई चीजें अच्छी नहीं लगती तो क्या आप पार्टी छोड़ेंगे? क्या ऐसा नहीं, मैं पार्टी छोड़ू, मोदी पार्टी नहीं है ना। मोदी को तो मैं सोचता हूँ कि वो द्रोही है, उसको मैं पार्टी कैसे मान सकता हूँ? राहुल गांधी ने भी हाल में मोदी जी को देशद्रोही कहा कि आप तो देशभक्त हो ही नहीं सकते। उस पर एक आपका कमेंट और फिर मैं प्रोग्राम को खत्म करती हूँ। राहुल गांधी को तो मैं जेल भेजने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या सोचता हूँ उसके बारे में। नहीं, लेकिन क्या मोदी देशभक्त है? सारे स्कूल और कॉलेजेस में फेल ही होते आया है। नहीं नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर स्वामी, मोदी ज्यादा बड़े देशभक्त है या राहुल गांधी?
ये सवाल मैं सोचना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, तो मैं क्यों इसमें सोचूं? आप दूसरे किसी पत्रकार से पूछिए, उनका तो कॉफी हाउस में आपको बता देंगे कि कौन ज्यादा दुष्ट है। Okay. Chaliye, always a pleasure talking to you, Dr. Swami. Thank you so much for joining on Ajit Anjum's platform. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. थैंक यू।